नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2018-19 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 में बैंक फ्रॉड के कुल 6,801 मामले सामने आए, जिसमें 71,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बैंक धोखाधड़ी हुई है। आरबीआई की रिपोर्ट में IL&FS संकट के बारे में भी कहा गया है और इसके बाद एनबीएफसी से वाणिज्यिक क्षेत्र को लोन फ्लो 20% तक कम हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि ऋण माफी, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू करने और आय समर्थन योजनाओं के चलते राज्यों की वित्तीय प्रोत्साहन की क्षमता कम हुई है, घटी है। बैंकों में फंसे कर्ज के बारे में जल्द पता चलने और उसका जल्द समाधान होने से वित्त वर्ष 18-19 में बैंकों का एनपीए 9.1% पर आ गया, जो पहले 11.2% पर था। रिपोर्ट में देश में चलन में मौजूद मुद्रा के बारे में बताया गया है कि देश में चलन में मौजूद मुद्रा 17% बढ़कर 21.10 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। तो आज समझेंगे अपने कार्यक्रम में कि आरबीआई की सालाना रिपोर्ट में जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं का जिक्र किया गया है उसके मायने क्या हैं, और ख़ास तौर पर बैंकिंग सेक्टर को लेकर उससे जुड़ी जो रिपोर्ट में बातें कही गई हैं वो क्या इशारा कर रही हैं, और उससे उन समस्याओं से बाहर आने के लिए क्या कुछ उपाय हम देख सकते हैं। तीन खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं। अजय दुआ साहब हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर, स्वागत है। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं वीके सूरी साहब, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। स्वागत है सूरी साहब। और AK भट्टाचार्य जी हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं बिजनेस टाइम्स से। आपका बहुत स्वागत सर। शुरुआत मैं करूँगा भट्टाचार्य सर आपसे। आरबीआई की अगर इस वार्षिक ईयरली रिपोर्ट को हम देखते हैं और ख़ासतौर पर बैंकिंग सेक्टर पर अगर हम फोकस करें, क्या कुछ चीज़ें अगर हम पिछले 2017-18 वित्तीय वर्ष से और 2018-19 में देखते हैं, बड़े चेंज या बदलाव दिखते हैं इस रिपोर्ट में? देखिए, एक तो जो बदलाव साफ आ रहा है कि जो एनपीए लेवल्स जो हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं। अगर पिछले साल की अगर आप रिपोर्ट में देखेंगे, वो एनपीए का जो रेशियो जो था वो बढ़ रहा था। इस बार पहली बार जो क्लियर जो इंडिकेशन मिल रहा है कि एनपीए की जो रिकग्निशन, जो नॉर्म्स जो 2015-16 से ये चली थी रिकग्निशन के बारे में, वो लगता है कि इस बार पहली बार है कि एज ए शेयर ऑफ टोटल एडवांसेस वो बड़ी नहीं है, कम हो गई है। तो मैं मानता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, क्योंकि अगर आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की शेयर को कम करेंगे तो आपको ये बैंकिंग जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम जो आपको 2016 में नज़र आई, उसकी आपको एक असेसमेंट मिलेगा। और इसको और ये भी दर्शाता है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हालांकि देरी से काम कर रही है, कभी भी काफ़ी स्लोनेस है, रिस्पॉन्सिवनेस उतनी नहीं है, पर काम हो रही है और इसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। ये पहली बात है। और दूसरी बात जो मुझे दिख रहा है कि जो आपकी जो करेंसी इन सर्कुलेशन जो है, वो मैं समझता हूँ कि अभी भी हमारी जो कैश डिपेंडेंस जो है वो भी गई नहीं है। जो एक 2016 में जो आप जिस तरह से भी कहते हैं कि नोटबंदी किया आपने, उसके बावजूद जो ग्रोथ जो है वो अभी भी जारी है। हालांकि एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी अभी भी उतनी वो 12.3% अभी नहीं आई है, पर उसका ग्रोथ जारी है और वो कंट्रोल अभी नहीं हुआ है। और तीसरी बात ये मैं कहूँगा कि इस एनुअल रिपोर्ट में ऐसे आंकड़े आए हैं जो आंकड़ों से देखने को मालूम पड़ता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज सरप्लस अगले साल होगा वो बहुत सीमित रहेगा, क्योंकि जो नए बिमल जालान कमेटी के रिकमेंडेशन के मुताबिक जो ट्रांसफ़र जो आपने कर दिए हैं वो ऐसे ही पूरी तरह से ट्रांसफ़र कर दिए हैं आपने, क्योंकि आप वो एकदम मिनिमम लिमिट में आ गए हैं। तो 5.5% ऑफ कॉन्टिजेंसी रिजर्व में आ गए हैं आप। तो अगले साल आपको अपने सरप्लस से ट्रांसफ़र करके वो 5.5% आपको रखना पड़ेगा, मिनिमम साइड में जाना पड़ेगा। मिनिमम साइड में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके बैलेंस शीट एटलीस्ट 10 से 12% तो बढ़ेगी। अगर बैलेंस शीट 10 से 12% बढ़ जाए, क्योंकि इस साल के रिपोर्ट में कह रहे हैं कि बैलेंस शीट साइज 41 लाख करोड़ हो गई है, इसका मतलब 13% ग्रोथ हुआ है। तो अगर 13% ग्रोथ हो गया है तो 5.5% को बरकरार रखने के लिए आपको अपनी इनकम से, नेट इनकम से वो पैसे वहाँ पे देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब कि आपके जो नेट इनकम 18-19 में बहुत ज़्यादा हुआ था, क्योंकि आपने
OMO ओपन मार्केट ऑपरेशंस किए थे, बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटीज मार्केट से खरीद लिए थे कि वो लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए। आशा करना चाहिए कि अब इस बार लिक्विडिटी रिपोर्ट की उतनी ज़रूरत नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो उससे भी इनकम घटेगा, और जो कॉन्टीजेंसी रिजर्व को बरकरार रखने के लिए आपको जो रिजर्व आपको वहाँ से कुछ देने पड़ेंगे, उससे आपका इनकम कम होगा। तो सरकार ये नहीं आशा कर सकती अगले साल भी उनको इस साल का बोनांजा मिलेगा। ओके, दुआ सर, मैं अगर शुरुआत करूँ, क्योंकि एनपीए एक बड़ा मसला रहा है, और अगर आरबीआई की इस रिपोर्ट को देखते हैं तो एनपीए को लेकर पहली बार है, बिल्कुल जैसे कि कहा भट्टाचार्य सर ने, कि डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ हम जाते हुए दिख रहे हैं। और जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से करीब 9.1 है, और उससे पहले 11.2, यानी कि करीब करीब 2% का फ़र्क। ये कितना बड़ा है अगर हम पूरे बैंकिंग सेक्टर और उसके एनपीए को हिस्से को समझें? और क्या ये कहा जा सकता है कि जो एनपीए को लेकर सरकार ने कदम उठाए या फिर जो नए टूल्स हमने इस्तेमाल किए हैं उनके नतीजे देरी के साथ सही लेकिन अब दिखने शुरू हो रहे हैं? ये कई कारणों से कम हुआ जी। एक तो जैसे कहा गया और बैंक की रिपोर्ट में लिखा है, सालाना रिपोर्ट में, कि रिकग्नाइज करना, फिर साथ साथ रिजॉल्व करना, रेजोल्यूशन का भी, और उसके अंदर आईबीसी कोड के, आईबीसी के बारे में, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के बारे में भी जिक्र किया गया है। मेरा कहना है कि ये बहुत उत्तम चीज़ है, कारण जब तक बैंक्स अपने पिछले जो घाटे पड़े हुए हैं उसको रिजॉल्व नहीं कर लेंगे, आगे का क्रेडिट साइकिल ना चलता नहीं। अब ये इसका प्रभाव पड़ा है बिल्कुल क्लियरली क्रेडिट साइकिल के ऊपर भी। और उसको इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि क्रेडिट साइकिल का रिवाइवल देखा गया है। और साथ हम जो लिक्विडिटी के फिगर्स बताए गए कि सर्कुलेशन में पैसा ज़्यादा इत्यादि आया, वो सब चीज़ें का जिसे कहेंगे ना पॉजिटिव इफेक्ट इकोनॉमी पे होना चाहिए था। पर उसके साथ साथ ही रिपोर्ट ने कहा है जो नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज हैं उनसे कोई खासी रिकवरी नहीं हो पाई है। और उसके साथ जो पहले उन्होंने शब्द जो इस्तेमाल किया है अंग्रेजी के वर्जन में, एक्सूबरेंस बहुत था, वो एक्सूबरेंस अब ख़त्म हो गया है। और ओवरऑल जो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा हो, वो इन्वेस्टमेंट अभी इकोनॉमी में नहीं हो रहा। मतलब एक तरफ से बैंक का क्रेडिट फ्लो बढ़ा, एनबीएफसीज कम हुए, तीसरा इन्वेस्टमेंट साइकिल ना बढ़े, तो उसका कारण बहुत प्रत्यक्ष क्लियर है कि सोसाइटी में, इकोनॉमी में डिमांड नहीं है। डिमांड नहीं है। रिपोर्ट ने इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट्स वगैरह के बारे में नहीं बात किया, जितना कहा है कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ तभी हुई है जब इन्वेस्टमेंट हाई रहा है और हम कंजम्पशन ड्रिवन इंडियन लोकल डोमेस्टिक डिमांड पे थे, कि वहाँ पे कंपनीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर बढ़ा पर नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, और जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसी को ही वो पहले से ज़्यादा इंटेंसली यूज़ करने का कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि ये ओवरऑल जो इसका है कि ठीक है, इकोनॉमी हमारा क्रेडिट साइकिल रिवाइवल हो गया, क्रेडिट वो एनपीएस कम हो गए, पर तभी भी जो इकोनॉमी में होना चाहिए वो कई कारणों से नहीं आ पाया। उसकी तरफ इन्होंने ध्यान दिया है, आकर्षित किया है। और साथ साथ एक जगह ये भी है कि इस क्वार्टर में, चाहिए जून 30 तक की रिपोर्ट है, तो मतलब क्वार्टर वन पे, कि शायद इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ उस क्वार्टर में 5.5% से सीमित रहे। उसके ऊपर भी इशारा किया गया है। सूरी साहब, क्योंकि जब एनपीए की बात की गई है, एनपीए को 9.1% पर आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि लाने में सफलता हासिल हुई है जी। उसके साथ साथ लेकिन क्रेडिट फ्लो की जब बात हो रही है, आईएनएफएस के बाद करीब 20% का जो है अभी भी मैं कहूँ कि वो जो निगेटिव ट्रेंड था उसकी तरफ है कि उससे कम है। कैसे देखते हैं एनपीए को हम अगर कंट्रोल कर पा रहे हैं, लेकिन क्रेडिट फ्लो के मसले पर ये रिपोर्ट जिस तरीके से इशारा कर रही है, इसके मायने क्या है इकोनॉमी के लिहाज से, इंडस्ट्री के लिहाज से? देखिए, एनपीए एक जो क्रिस्टलाइज होने थे
वो एक क्रिस्टलाइज हो गए थे कि ये एनपीए है, जो पहले अंडर द कारपेट फॉर ईयर्स टुगेदर रहे थे। तो उसके बाद उनका एक कंटेन हो गए कि इसके बाद बढ़ने का, जब तक कोई फ्रेश एनपीए नहीं आएगा, कोई फ्रॉड नहीं होगा, तो वो बढ़ेंगे नहीं, तो वो कंटेन हो गए। और दूसरा ये कि गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स थी, ऑल आउट एफर्ट्स थी, और बहुत अच्छे प्रयास किए गए हैं कि आईबीसी कोड को लाकर, हालांकि उसमें अभी फर्दर सुधार की ज़रूरत है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत हुआ है। उसकी वजह से बहुत सारे केसेस जो हैं वो सेटलमेंट की तरफ आकर हमने उनको रिजॉल्व कर दिया है। तो और एक और चीज़ इम्पैक्ट कर रही है इस पूरे चीज़ को, एनपीएस को और बैंकिंग्स को, कि एक गवर्नेंस का इशू पहले बहुत बड़ा होता था कि गवर्नेंस नहीं है, दैट इज़ रिक्वायर्ड। आरबीआई के लेवल पर भी और बैंक के अपने मैनेजमेंट के लेवल पर भी ये था इशू, उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है। अब जो है एनपीएस पे हर बैंक ने उसकी एक पूरी की पूरी एक टीम बनी हुई है। जैसे ही आपको रिपोर्ट देनी है, आपको हर 15 दिन के बाद रिपोर्ट देनी है, क्या है एनपीए कौन सा ऐसा है जिसका दिखाई दे रहा है कि भाई ये अभी ख़राब होने वाला अकाउंट है, इसकी इंस्टॉलमेंट नहीं आई है। इमीडिएटली आदमी को टीम भेज दी जाती है, वहाँ पर उनको कॉन्टैक्ट किया जाता है। और यही अप्रोच अगर पहले होती तो इतने बड़े एनपीएस नहीं होते, कि एक पर्सनल अप्रोच होती है कि ये लोन, जैसे मैंने अगर आपको लोन दिया है 10,000 रुपया, तो मैं 1 महीने के लिए दिया है, तो मैं 1 महीना 1 दिन के बाद आपके पास पहुंच जाऊंगा कि भाई साहब मेरे पैसे वापस कीजिए। तो वो एक अप्रोच नहीं होती थी, एक कैजुअल अप्रोच होती थी। अब वो जो अप्रोच है, ऊपर से पूरी मैनेजमेंट प्रोफेशनल ढंग से चल रही है। एक तो ये, दूसरा आप कह रहे हैं लोन्स का फ्लो, तो उसमें अभी जो है आपका लिक्विडिटी, एक सेक्टर में लगता है लिक्विडिटी क्रंच है, दूसरे में लिक्विडिटी क्रंच नहीं है। और आरबीआई ने अच्छे एफर्ट्स किए हैं, अच्छे प्रयास किए हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। लेकिन ये जो आरबीआई हर बार 25% के ऊपर, अगर 25 बेसिस पॉइंट के ऊपर आकर उसका रिड्यूस कर देते हैं रेपो रेट, उसका कितना इम्पैक्ट हो पाता है। और एक तो बैंक्स उतने उससे बैंकों के लेंडिंग रेट के साथ उसको जोड़ने की बात रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। लेंडिंग रेट देखिए, एक कॉस्ट फैक्टर भी होगा उसमें बैंकों के लिए। सिर्फ ये सीधा सीधा नहीं है कि रेपो रेट आपने रिड्यूस कर दिया और वो सीधा का सीधा इम्पैक्ट कर जाएगा जाकर। रेपो रेट की विंडो पर जब बैंक जाएगा, मेरे पास लिक्विडिटी सफिशिएंट है, मैं रेपो रेट की विंडो पर जाऊंगा ही नहीं, और मेरे को जितनी ज़रूरत है मैं उतना जाऊंगा, तो मेरे को बेनिफिट तो उतना होगा ना जितना मैंने यूज़ किया है उसको। इट इज़ नॉट दैट सिंपल कि 25 बेसिस पॉइंट कम हुआ है, 25 बेसिस पॉइंट जो है सारे बैंक्स कम कर दें। और एक तो मेरा क्रेडिट फ्लो का जो उस पर इम्पैक्ट वो इसके चलते ज़्यादा है। मेरा ये एक मेरा छोटा सा और यानी एक सजेशन है कि ये 25 बेसिस पॉइंट पर मेरे ख्याल से दुआ जी भी एग्री करेंगे, भट्टाचार्य जी भी, उसकी जगह एक बार अगर आप कर रहे हो तो 50 बेसिस पॉइंट तो कम से कम करो, उसका कुछ इम्पैक्ट दिखाई दे, बैंकों को भी लगे कि हाँ हमारे को भी कुछ लिक्विडिटी में सहायता मिली है। 25 से 35 किया है, वाई नॉट गो इन फॉर 1% और 0.5। उस पर एक कितना होना चाहिए का अलग बहस है, लेकिन मैं फिलहाल जो आरबीआई उसका इम्पैक्ट पढ़ने की बात हो रही है कि उसका जो इम्पैक्ट होगा, आप 25 बेसिस पर करके आपने 110 पॉइंट कर दिए, अगर आपने 50-50 किए होते तो इम्पैक्ट बढ़ा लीजिए तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता। भट्टाचार्य सर, अब मैं आता हूँ दूसरे एक और मसले पर जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में है, वो है बैंकिंग फ्रॉड को लेकर। बैंकिंग फ्रॉड जितने मामले बताए गए और जिस तरीके से एक बड़े नुकसान की आशंका, जो आशंका मैं कहूँ से देखा है फैक्चुअली कि कितना है, किस तरीके से बैंकिंग फ्रॉड को लेकर जो बैंकिंग सिस्टम के अंदर खामियां थी उसको दूर करने के लिए आरबीआई की ओर से अलर्ट या अलग तरीके की मैसेजिंग या फिर गाइडलाइंस तैयार की गई, सरकार की ओर से काफ़ी कुछ किया गया, लेकिन उसके बावजूद इस पर ऐसा लगता है कि उतनी ज़्यादा लगाम नहीं लगा पाए जितनी हम उम्मीद कर रहे थे। देखिए, जो एनुअल रिपोर्ट का जो आपको दलील हमारे पास जो है, उसमें तो साफ है कि जो फ्रॉड्स जो होते हैं, बैंकिंग फ्रॉड, उसके ऊपर अंकुश लगाने में रेगुलेटर असमर्थ रही है और बैंकिंग मैनेजमेंट भी इसमें असमर्थ रही है। अगर एक साल में आपका बैंकिंग व्यवस्था में फ्रॉडों के लिए, आप ये चोरी जिसे भी आप कहें, उसके लिए अगर लॉस अगर 74% बढ़ जाए तो इससे ज़्यादा आशंकाजनक बात क्या हो सकती है। और अगर आप इस फिगर्स को ज़रा थोड़ी और जरा मतलब गहराई से देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि 90% ये जो फ्रॉड्स हुए हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हुए हैं, 7% करीबन आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हुई हैं और 1 या 1.5% आपके फॉरेन बैंक्स में हुई है।
वो तो एक आपकी है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ये रेगुलेशन या इंटरनल गवर्नेंस नॉर्म्स कैसी है, कि इसकी क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है ये बहुत ही शायद अगर अदरवाइज़ पब्लिक सेक्टर बैंक्स में किया होगा, इसमें कोई और कोई कारण हो सकता है। इसके लिए तो मैं मानता हूँ पूरी तरह से एक छानबीन होनी चाहिए। और दूसरा जो एक शंकाजनक बात मुझे दिखी इस रिपोर्ट में, वो है कि जो अगर आपका फ्रॉड आज हुआ उसको डिटेक्शन करने के लिए एवरेज टाइम हमारे बैंकिंग व्यवस्था में 22 महीने है। इसका मतलब आज अगर कोई फ्रॉड हुआ मान लीजिए बैंकिंग व्यवस्था में, उसका पकड़े जाना मतलब डिटेक्शन कि भाई फ्रॉड हुआ है वो करीबन 2 साल बाद होगा। अच्छा, अगर आप फ्रॉड की जो वॉल्यूम है वो अगर 100 करोड़ से ज़्यादा होता है तो उससे आपकी जो पकड़ने की जो आपकी क्षमता है वो और भी खराब हो जाती है। वो 55 महीने के बाद आप पकड़ते हैं उसे। तो मैं ये समझता हूँ जो फ्रॉड्स के बारे में जो एनुअल रिपोर्ट में जो ब्यौरा जो डेटा दिया है उसे मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी इसके ऊपर एक इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए, एक स्टेप्स लेनी चाहिए, और पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर एक अच्छी एक डिबेट डिस्कशन कमेटी बैठनी चाहिए, जिससे कि देखा जाए कि किस तरह से पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट फ्रॉड के ऊपर ज़्यादा वल्नरेबल है और उनके डिटेक्शन इतने 55 महीने तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 4 साल बाद आप उसको पकड़ेंगे भी, क्या हुआ है आपका 4 साल में तो आपकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो जाएगी, तब क्या करेंगे फिर आप। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम एरिया है और इसके ऊपर ज़्यादा काम अभी तक हुआ नहीं है। दुआ सर, बैंकिंग सेक्टर में फ्रॉड, जैसा कि कहा रजा सर ने कि बहुत बड़ा रेशियो गवर्नमेंट सेक्टर या पीसीयूज़ का दिख रहा है। यहाँ पर जो बैंकिंग सेक्टर की बात करें उस पर लगाम लगाने में फ़िलहाल ऐसा लगता है कि तमाम प्रयास विफल रहे हैं। मैं उनसे सहमत हूँ इस एनालिसिस पे। कारण आप अगर देखें वैल्यू में नहीं 74% बढ़ा, पर नंबर भी 6071 आपने आंकड़ा बताया था, फिर पहले से 15% ज़्यादा है वो। और मुझे तो ये डर लगता है अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर जो सरकार उम्मीद रखती है कि आपने 59 मिनट्स में लोन सैंक्शन करने की स्कीम को आप कार्यान्वित करिए। अब अगर भविष्य में अगर आपने जो बैंक्स तैयार भी नहीं हैं पर उनके डायरेक्टर सरकार से आए हुए या सरकार का प्रेशर रहा कि नहीं जी आपको ये लोन करने ही होंगे सैंक्शन, कारण हम लिक्विडिटी बढ़ाना चाहते हैं, जो भी कारण हो, तो ये और फ्रॉड्स, मतलब अप्रेजल अगर ठीक नहीं रहा प्रोडक्ट अब लोन का, तो फ्रॉड्स के बढ़ने की उम्मीद एक और भी हो सकती है। और मैं फिर इसी संदर्भ में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे हमने एनपीए रिकग्नाइज करने का सिस्टम आरबीआई ने फोर्स किया, एनफोर्स किया, उससे ये 11.5% जो एनपीए से कि हैं इतने बड़े सिस्टम में बाहर आ गए। एक बारी आरबीआई को ये फ्रॉड्स के बारे में भी 2 साल 22 महीने रुकना या 55 महीने रुकना वो ना करते हुए स्टॉक पोजीशन तो ली जाए ना जी। आज आपके यहाँ कितने फ्रॉड्स डिटेक्ट हुए हैं, आपने क्या कार्रवाई किया? नए, ये तो 6000 तो नए फ्रॉड्स हैं। पुराने वाले भी जो फ्रॉड्स हैं आपने उनको कैसे डील किया, कौन जिम्मेदार था? जैसे हमने एनपीएस में जिम्मेदारी फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ये फ्रॉड्स के बारे में भी करने की ज़रूरत है। इससे सिस्टम में अपने आप सतर्कता आ जाएगी कि भविष्य में कि अगर फ्रॉड हुआ, देखिए हम सिस्टम हमारे कैच कर लेता है, हम 5 साल बाद 4 साल बाद भी कौन जिम्मेदार था, किसने फ्रॉड किया, वो पूरा पुलिस एक्शन अगर होगा तभी ही ये चेक हो पाएंगे। और जिस तरीके से सूरी साहब बैंकिंग फ्रॉड की हम बात करें, क्योंकि एक बड़ा कंसर्न रहा है और आरबीआई की अगर रिपोर्ट को देखते हैं तो उसमें फोकस काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर है। और एक तरीके से मैं कहूँ कि जो कहा कि एनपीओ को जिस तरीके से कंट्रोल किया गया है, कुछ उसी तरीके का मैकेनिज्म आपको लगता है कि यहाँ पर ज़रूरत है? बिल्कुल उसी तरह का मैकेनिज्म भी काम करेगा। ये फ्रॉड अब डिफरेंट तरह के फ्रॉड बैंक्स में किए जाते हैं, छोटे छोटे फ्रॉड भी किए जाते हैं एटीएम्स पर, इंटरनेट पर, और लेकिन मेजर पार्ट जो है वो ये है कि आपका जो आपने लोन लिया है और सिफन ऑफ कर दिया और आप भाग गए और किसी को पता नहीं लगा है। अब एक ये जो
फ्रॉड जो फ्रॉड करते हैं उनके दिमाग में एक ये जो है कि सिस्टम इतना वीक है कि वी कैन डू एंड गेट अवे विद इट, हम ये कर सकते हैं और हम पकड़े भी नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर सिस्टम को जैसे स्ट्रेंथन रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, लोहा जी ने कहा कि एक जैसे इतनी देर में हमने ये वाला काम करना है, इतनी देर में अगर फ्रॉड हुआ है तो जो विजिलेंस टीम बनाई हुई है बैंकों में, जो विजिलेंस ऑफिसर्स हैं बैंक के अंदर इंटरनल, पहले तो उनका ये है कि एक्टिविटीज़ ऑफ द बिग अकाउंट्स, कि इनकी एक्टिविटीज़ कैसे हैं, उनकी जो विज़िट है वो एक क्वार्टर के बाद विज़िट ना हो उनके यूनिट में, उनकी मंथली विजिट्स हो उनके यूनिट लेकिन में। नॉर्म्स में अगर मैं कहूँ प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में या फिर गवर्नमेंट में, नॉर्म्स तो एक ही हैं, फिर फ्रॉड के मामले सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा पब्लिक सेक्टर में क्यों दिख रहे यहाँ हैं? लैक्सिटी ज़्यादा है, यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जहाँ जिसने कर दिया है फ्रॉड वो एक लेवल पर नहीं है कि ये इसकी वजह से फ्रॉड हुआ है। जैसे दुआ जी ने कहा कई बार फोर्स्ड लैंडिंग्स भी होती हैं, उनमें फ्रॉड हो गया है, तो यहाँ लैक्सिटी ज़्यादा है, यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी उस तरह की नहीं है। फ्रॉड किया है तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, ये दिमाग में होना चाहिए। और एक चीज़ और बैंकिंग में आज की इसी संदर्भ में कि जो ये कहा जा रहा है कि भाई काम नहीं हो रहा है, आगे बढ़ नहीं रहा है, एक डर भी बहुत ज़्यादा हो गया। अब जिन्होंने फ्रॉड किया उनको तो पकड़ना ही चाहिए। अब जिन्होंने फ्रॉड नहीं किया है, एक सूदिंग लाइन अगर चली जाती है एम्प्लॉयज़ में कि भाई फ्रॉड करेगा तो कोई बचेगा नहीं, आप छूट नहीं सकोगे किसी हालत में, और अगर प्रोसीजरल लैप्स होगा तो विद ए ह्यूमन फेस वी विल डील इट। आज क्या है, आज की तारीख में एक बैंक ऑफिसर, एक बैंक मैनेजर जरा सा काम करने के लिए, एक छोटा सा लोन देने के लिए भी डरता है कि अगर ये खराब हो गया तो मेरा कैरियर क्या। उस केस में जो है डीमोटिवेशन हुआ है, स्टाफ डीमोटिवेटेड है, उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक ये है, ये एक लिमिट होनी चाहिए कि भाई अगर फ्रॉड डिटेक्ट भी नहीं हुआ है तो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ये फ्रॉड इतनी देर से कंटिन्यू कर रहा है। डिफरेंट टीम्स जाती हैं हर बैंक में, अपने बैंक की इंटरनल टीम होती है, ब्रांचेस में जाती है, रीजनल ऑफिस में जाती है, हेड ऑफिस में जाती है, रिजर्व बैंक की टीम जाती है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर 12 महीने ब्रांच में बैठता है, हर रोज ब्रांच के अंदर बैठा होता है। उसके बाद आरबीआई के इंस्पेक्टर्स जाते हैं फाइनल रिपोर्ट के लिए, और फिर फ्रॉड डिटेक्ट नहीं हो, 22 महीने का टाइम हमारा हो कि फ्रॉड डिटेक्ट होगा, और 100 करोड़ से ऊपर हो तो 55 महीने लगेंगे। तो इस सिस्टम को भी उतना सीरियसली गवर्नमेंट को इस वक्त लेना चाहिए जितना सीरियस उन्होंने एनपीए को लिया है। ओके सर, एक और पॉइंट जो है इस रिपोर्ट में देख रहा था वो था राज्यों की वित्तीय क्षमता या उसकी जो कैपेसिटी को लेकर आरबीआई की ओर से मैं कहूँ कि साफ तौर पर एक चेतावनी तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिस तरीके की स्कीम, सब्सिडी या फिर डायरेक्ट बेनिफिट जो भी मैं कहूँ कि दिया जा रहा है, उससे बोझ राज्यों पर बहुत ज़्यादा और वित्तीय जो उनकी हालत क्षमता है वो काफ़ी कमज़ोर होती दिख रही है। वो तो देखिए, हमने जो पिछले 2-3 सालों में देखा है, जो ट्रेंड देखा है हमने कि जो स्टेट्स की जो एक वित्तीय क्षमता जो है उसमें थोड़ी बहुत चोट पड़ी है। उसके कारण अनेक हैं, पर पिछले 2 सालों में ज़्यादातर एक तो है कि जो जीएसटी का जो रेवेन्यू शेयरिंग हो रहा है उसमें लग रहा है कि स्टेट्स को, ऐसे स्टेट्स हैं जो उनको लग रहा है कि उनको अपना शेयर पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। दूसरी बात ये है कि जो स्टेट्स को सेस और सरचार्ज में शेयर नहीं मिल रहा है, और अगर आप देखें जो ओवरऑल शेयर ऑफ रेवेन्यू विद द स्टेट्स इस साल हुआ है उसमें 7% की एक डिक्लाइन हुई है। तो और अगर 15 फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन आएगा उसमें अगर डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी की जो एलोकेशन जो है वो डिविजिबल पूल से आप अलग कर देंगे तो स्टेट्स के लिए मैं मानता हूँ कि एक डर सा है। और आरबीआई इसी को मेरे ख्याल से संकेत कर रहा है कि जो स्टेट्स के जो फिस्कल कैपेसिटी है उसमें थोड़ी बहुत उनकी क्षमता कम हुई है, और मैं मानता हूँ कि स्टेट्स को मिलाकर ही भारत पूरा बनता है। अगर स्टेट्स हमारी फिस्कली अगर कैपेसिटी वीक हो जाए तो ये एक पूरी तरह से एक सार्वजनिक अर्थनीति के लिए एक दुर्बलता का कारण बन सकता है। तो सर एक आखिरी कमेंट चाहूँगा, स्टेट अगर फिजिकल कैपेसिटी या उनकी पोटेंशियल की बात करें और जिस तरीके के मैं कहूँ कि मेजर उठाए जा रहे हैं और जो संकेत आरबीआई का है, देखिए जी, मैं इस चीज़ से बिल्कुल सहमत नहीं था जब सरकार ने थोड़ा सा क्लेम किया कि हमने स्टेट्स का शेयर 7% बढ़ा दिया पहले
आपको याद हो पिछली वित्तीय कमीशन से हमने पहले 35% जाता था, अब 42% कर जाता है। कारण वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की संख्या कम हो गई थी। इसके कारण ये सारा जो पैसा पहले सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को ईयरमार्क जाता था, आपने जो 7% वहाँ बचाया वो पैसा अब डायरेक्ट देने को तैयार हो गए थे। तो ओवरऑल जो पैसा स्टेट्स को जाना चाहिए, जो सेंटर ने जो अपने टैक्सेस लिए हुए हैं, उसके ऊपर अभी तक हमने एक स्टेशनरी सा वो रखा हुआ था। मेरा कहना है कि पहले तो ये फाइनेंस कमीशन से मैं अपेक्षा करता हूँ कि स्टेट्स को ज़्यादा पैसा देने की, एक्चुअली उनके हाथ में ज़्यादा पैसा दिया जाए, वो कुछ सिफारिश आनी चाहिए। सिफारिश आएगी तभी सेंटर थोड़े से बंधन में रहेगा कि हमें अपने खर्चे के लिए हमने अपनी व्यवस्था तो कर ही लेती है सरचार्ज से वगैरह से, कि स्टेट्स को देने के लिए हमारा डिविजिबल पूल उसको श्रिंक ना किया जाए और फिर 42% की जगह हमें आस्ते आस्ते उनको स्टेट्स को, कारण वो 30 यूनिट्स हैं बिल्कुल खर्चा करने वाले, और आप एक हैं तो कई चीज़ें वहाँ डुप्लीकेट रहेंगी। 30 जगह वो अथॉरिटी है, दफ्तर बनेंगे इत्यादि, कि स्टेट्स की क्षमता, स्टेट्स की ज़रूरत में बढ़ोतरी करना आवश्यक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।